हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास एसएसटी हिस्ट्री का चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। यदि आप इतना औद्योगिकरण का युग में यदि इतना क्वेश्चन यदि आप कर लिए तो मेरा गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इसका सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, औद्योगिक क्रांति का अर्थ समझाइए। तो औद्योगिक क्रांति पहले कहते किसे हैं ये आप समझ जाइए। इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्ध अर्थात 18वीं सदी के बाद और 19वीं सदी के पहले जो इंग्लैंड में तकनीकी में जो परिवर्तन आया, जिसके कारण उद्योग में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ, उसी को कहा जाता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति हम उस क्रांति को कहते हैं जिसने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक और संगठन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। ये परिवर्तन इतनी तेजी रफ्तार से आया और इतनी प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि उन्हें क्रांति नाम दे दिया गया। इस क्रांति ने घरेलू उद्योग धंधे के स्थान पे फैक्ट्री सिस्टम को जन्म दिया। जो कार्य हाथों से होता था वो अब मशीनों से होने लगा और छोटे कारीगरों का स्थान पूंजीपति वर्ग ले लिया। इसी को जो है सो कहा जाता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में जो परिवर्तन सब हुआ था, वो परिवर्तन के कारण ही जो है इसका नाम औद्योगिक क्रांति हुआ, जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। जैसे हरग्रीव्ज ने सबसे पहले 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे सूत तेजी से काटे जाने लगा और एक क्रांति आ गई उद्योग जगत में। तो पहला तो स्पिनिंग जेनी के आविष्कार के कारण क्रांति आई। दूसरा, जॉन के ने लाइन शटल का आविष्कार किया, जिससे कपड़ा तेजी से बनाया जाने लगा। उसके बाद आर्कराइट ने 1769 ईस्वी में हार्ब्रिज के जो चरखे में कुछ ऐसे परिवर्तन किए कि वह पानी की शक्ति से चलाया जाने लगा और इस नए चरखे को उसने वाटर फ्रेम नाम दिया था। और इसके कारण भी उद्योग जगत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। कुछ समय पश्चात 1776 यानी 1776 ईस्वी में क्रॉम्पटन ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसमें हरग्रीव्ज और आर्कराइट दोनों के आविष्कार के गुण विद्यमान थे। अब सूत तेजी से और बारीक काटे जाने लगा और इस नई मशीन को उसने म्यूल नाम दिया था। इसके कारण भी औद्योगिक क्रांति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। 1785 ईस्वी में कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया, जिसमें भाप द्वारा सूत काटे जाने लगा और कपड़ा बुने जाने लगा। ये भी उद्योग जगत में बहुत ज़्यादा जो है सो परिवर्तन लाया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति में जो तकनीकी में परिवर्तन आया था, स्पिनिंग जेनिंग मशीन का आना, उसके बाद लाइन शटल का आना, उसके बाद हरग्रीव्ज के चरखे में जो आर्कराइट परिवर्तन किया, जो पानी की शक्ति से चरखा चलाए जाने लगा, इसके कारण जो उद्योग जगत में परिवर्तन आया। उसके बाद 1776 ईस्वी में क्रॉम्पटन ने हरग्रीव्ज और आर्कराइट ऐसा मशीन का आविष्कार कर दिया जो दोनों के गुण विद्यमान थे और सूत तेजी से काटे जाने लगा और बारीक काटे जाने लगा। उसके बाद 1785 में कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया, जिसने भाप द्वारा सूत काटे जाने लगा। ये सब सारे के सारे जो तकनीकी परिवर्तन हुआ था, इसीलिए औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में सफल हुआ। यदि आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो शॉर्टकट में आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ था कि जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो इंग्लैंड में
जो उद्योग जगत में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगा, उसे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। लेकिन किस प्रकार परिवर्तन हुआ वो सारे के सारे मैं आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि औद्योगिकरण का क्या अर्थ है। आदि का मतलब ही है कि औद्योगिक क्रांति से पहले, औद्योगिक क्रांति से पहले जो वस्तुएं बनाई जाती थी वो घर में बनाई जाती थी, हाथों से बनाई जाती थी। उद्योग जो छोटे मोटे होते थे वो जो है सो घर में ही जो है सो उद्योग बनाए जाते थे। आदि औद्योगिक से हमारा प्रय उन उद्योगों से है जो फैक्ट्रियां लगने से पहले पनप रहे थे। अभी जब इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियां शुरू भी नहीं हुई थी, तभी वहां अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए बहुत सा माल बनता था। और यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था, परंतु घर घर में हाथों से माल तैयार होता था, और वह भी काफ़ी मात्रा में। इसी को जो है सो कहा गया आदि औद्योगिकरण। बहुत से इतिहासकार फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले को औद्योगिक गतिविधियों को आदि औद्योगिकरण नाम से पुकारते हैं। शहरों में अनेक व्यापारी गिल्ड थे जो विभिन्न प्रकार के चीज़ों का फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले उत्पादन करती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से सौदागर यही काम किसानों और मजदूरों के हाथ द्वारा करवाते थे। और यह आदि औद्योगिकरण की व्यवस्था इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियां लगने से पहले के काल में व्यापारिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण अंग था। इस प्रकार आदि औद्योगिकरण में आप बता सकते हैं कि आदि औद्योगिकरण का अर्थ था जो वस्तुएं घर में तैयार किए जाते थे, हाथों से तैयार किए जाते थे, और उद्योगों को जो है सो पूरा जो भी मांग होता था उससे पूरा किया जाता था। वह जो काल था उसी को कहा गया आदि औद्योगिकरण। अर्थात जब औद्योगिकरण का डेफिनेशन आप देते हैं तो उसे में कहते हैं 18वीं सदी के पूर्वार्ध, 18वीं सदी के उत्तरार्ध बोलते हैं, 18वीं सदी के बाद। अर्थात आदि औद्योगिकरण 18वीं सदी से पहले की होगी, जब उद्योग जगत में माल को पूरा करने के लिए हाथों से वस्तुएं बनाई जाती थी। उसी को कहा गया आदि औद्योगिकरण। घर में वस्तुएं बनाई जाती थी, फिर भी जितने भी उद्योग में माल की मांग होती थी वह पूरा किया जाता था। इसे कहा गया आदि औद्योगिकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनिंग मशीनों पर हमले क्यों किए। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में किया, और इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी, जिसके कारण अब मजदूरों की मांग घट गई। एक ही पहियों को घुमाकर एक मजदूर एक सारी स्पिंडल्स को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगे थे। बेरोजगारी के डर से महिला कारीगर जो हाथ से धागा काट कर गुजारा करती थी घबरा गई, क्योंकि जो गिल्ड्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, व्यापारी के समूह को गिल्ड्स कहा जाता था, वो जब भी माल तैयार करवाता था तो उसकी जो है सो एक ग्रुप होती थी, 20 से 25 महिलाएं उस ग्रुप में काम करती थी। लेकिन स्पिनिंग जेनिंग मशीन आ जाने के कारण जो है सो जितने भी गिल्ड्स होते थे सब अब जो है सो महिलाओं को जो है सो काम से निकाल दिया, और स्पिनिंग जेनिंग मशीन पर जो है सो बस एक व्यक्ति काम करता था, और वही जो है सो एक मशीन को जो है सो स्पिंडल्स को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगे थे, जिसके कारण महिलाएं डर गई और उन्होंने ये समझ लिया कि अब हमारा बुरा दिन शुरू हो गया, क्योंकि मशीनें आ गई है। जिसके कारण उन्होंने इन नई मशीनों को लगाने का विरोध किया। जहां जहां ये मशीनें लगाई गई उन्होंने उन पर आक्रमण करके उन्हें तोड़ फोड़ दिया। महिलाओं का विरोध और तोड़फोड़ काफी समय तक चलता रहा। ये जो स्पिनिंग जेनिंग मशीन पर हमला किया गया बस बेरोजगारी के डर से किया गया, और यही हुआ वहाँ ब्रिटेन में। जब स्पिनिंग जेनिंग मशीन आया, बहुत सारे महिलाएं जो कामगार थी अब बेरोजगार बनकर रह गई, इसीलिए इन्होंने स्पिनिंग जेनिंग मशीनों पर हमला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, व्याख्या करें। तो भारत में जब
अंग्रेज का शासन था उस समय में जो बंदरगाह था 18वीं सदी के अंत तक, तो 18वीं सदी तक आप कहिए कि 18वीं सदी तक जो बंदरगाह था सारे माल सूरत बंदरगाह से भेजे जाते थे। लेकिन भारत में पश्चिमी तट पर स्थित सूरत के बंदरगाह मशीन युग से पहले भारत के पश्चिमी देशों से मिलाने और व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देने वाली सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह थी और एक ही बंदरगाह थी। परंतु 18वीं सदी के आते आते विभिन्न यूरोपीय कंपनियां, विशेषकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके बहुत से व्यापार पर अधिकार कर लिया और इसके पहले की शान और महत्व जाता रहा। उन्होंने पश्चिमी तट पर अपनी बंदरगाह स्थापित कर ली। जैसे अंग्रेज ने बम्बई के बंदरगाह का निर्माण कर अपना सारा व्यापार इस बंदरगाह से शुरू कर दिया। आप सोच सकते हैं, जो सूरत बंदरगाह से व्यापार होती थी अब बम्बई बंदरगाह से जो है सो व्यापार होने लगा। ऐसे में भारत की पुरानी बंदरगाहें जैसे सूरत की बंदरगाह द्वारा होने वाले विदेशी व्यापार की मात्रा बहुत कम हो गया और एक अनुमान के अनुसार 17वीं शताब्दी के अंत में सूरत से जहां 16 मिलियन मूल्य का माल आता जाता रहा था, वहां 1740 के दशक में घटकर केवल 3 मिलियन ही रह गया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं वो है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त क्यों किया था। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो गुमास्ता होते थे कौन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका समाप्त करने और बुनकरों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के विचार से वेतन भोगी कर्मचारी तैनात कर दिए थे और इसी वेतन भोगी कर्मचारी को गुमास्ता कहा जाता था। इन गुमास्तियों को अनेक प्रकार के काम जो है सो अंग्रेज सरकार सौंप दिया। जैसे वे बुनकरों को कर्ज देते थे ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके न दे सके। वे ही बुनकरों से तैयार किए हुए माल को इकट्ठा भी करते थे। वे बने हुए सामान, विशेषकर बने हुए कपड़ों की गुणवत्ता की जांच भी करते थे। क्योंकि ये गुमास्ता लोग बुनकरों के बीच में नहीं रहते थे, इसीलिए किसी न किसी बात पर उनका बुनकरों से टकराव हो जाता था। ये गुमास्ता रहते थे शहर में, जबकि बुनकर रहते थे ग्रामीण इलाकों में। इसीलिए इनका सीधा नियंत्रण बुनकरों पर नहीं रहता था। कई बुनकर तो इन गुमास्तारों को कठोर व्यवहार से तंग आकर अपने गांव तक छोड़ जाते थे। दूसरे स्थान पर जाकर वहां अपना करगा लगा लेते थे और वहां अपना काम शुरू कर देते थे। इस प्रकार बुनकर सब परेशान होकर अपना घर भी छोड़ देते थे और दूसरे जगह जाकर वो अपना करगा लगाकर अपना काम करते थे। इस प्रकार जो है सो इस क्वेश्चन का जवाब आप इस प्रकार जो है सो आप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसमें जो है सो आप लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारतीय उद्योगों पर बहुत ज़्यादा जो है सो प्रभाव पड़ा था। क्योंकि भारतीय उद्योगों को प्रथम विश्व युद्ध के कारण बहुत प्रोत्साहन मिला, क्योंकि इंग्लैंड के युद्ध में फंसे रहने के कारण अब भारत को उन चीज़ों का निर्माण करना पड़ा जो पहले इंग्लैंड से आती थी। एक तरह से आप कह सकते हैं भारतीय उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो सामान इंग्लैंड में बनाए जाते थे और इंग्लैंड से भारत में आता था बेचने के लिए, वो अब भारत में ही बनाया जाने लगा। इसका मतलब था भारत में उद्योग धंधा अच्छा कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। भारत की ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों पर लगी विभिन्न पाबंदियों को भी हटा लिया, जिससे भारतीय उद्योग में फिर से नई जान आ गई। भारतीय उद्योगों को सरकार की ओर से भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें सप्लाई करने का ऑर्डर मिल गया, जैसे विभिन्न प्रकार के युद्ध सामग्री तैयार करना, सेना के लिए वस्त्र और बूट आदि बनाना, टेंट आदि बनाना, बोरियां बनाना, ताकि विभिन्न प्रकार की चीज़ों को इधर से उधर ले जाया जा सके। इस प्रकार आप कह सकते हैं
कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारतीय उद्योग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और ये प्रभावित सकारात्मक रूप से हुआ। जो कार्य पहले ब्रिटेन में किया जाता था, जो उत्पादन पहले ब्रिटेन में किया जाता था, वो अब भारत में किया जाने लगा, तो भारतीय लोगों को रोजगार मिल गया। ये एक सकारात्मक जो है सो प्रभाव था। इस प्रकार इस क्वेश्चन में आप इस प्रकार जो है सो लिखेंगे कि सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि इंग्लैंड जो है सो युद्ध में फंसे रहने के कारण अब भारत को उन चीज़ों का निर्माण करना पड़ा जो पहले इंग्लैंड से आती थी। दूसरा पॉइंट आपको हम बोले कि जो उद्योगपति थे उन पर जो है सो बहुत सारी पाबंदियां थी कि आप यहाँ पे वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकते, वो पाबंदी हटा दिया गया और भारतीय उद्योग में जान आ गया। उसके बाद भारतीय उद्योगों को सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की चीज़ें सप्लाई करने का भी ऑर्डर मिल गया, जैसे विभिन्न प्रकार के युद्ध सामग्री तैयार करना, सेना के लिए वस्त्र, बूट, टेंट, बोरियां आदि बनाना और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को इधर से उधर बेचना। ये भारतीय उद्योगों के लिए एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुआ? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में ही शुरू हुआ, तो आप कह सकते हैं कि उद्योग स्थापित करने के लिए क्या सब चाहिए आपको? सबसे पहले पूंजी चाहिए, उसके बाद कच्चा माल चाहिए, उसके बाद सस्ते श्रमिक चाहिए, उसके बाद जो है सो यातायात की सुविधा चाहिए। ये सब सारे के सारे इंग्लैंड में था, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ। इसे इस प्रकार लिखेंगे कि इंग्लैंड के पास लोहे और कोयले के पर्याप्त भंडार विद्यमान थे जो उद्योग के विकास के लिए आवश्यक था, इसीलिए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुआ। इंग्लैंड ने काफी उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। उपनिवेश जैसे हम लोग भी इंग्लैंड का जो है सो उपनिवेश थे। उपनिवेश का अर्थ होता है गुलाम, जहां ये उसे कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सकता था, जहां उसका बना हुआ माल को आसानी से बेच जो है सो सकता था। तो इंग्लैंड ने काफी उपनिवेश स्थापित कर लिए, जिसके कारण कच्चा माल प्राप्त करता था और इंग्लैंड में माल को तैयार करके उपनिवेश में जाके बेचता था, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुआ। इंग्लैंड में जहाज उद्योग का भी काफी विकास हो चुका था और इसलिए माल के लाने और ले जाने में काफी आसानी हुआ। कृषि क्रांति, कपड़ा आंदोलन के कारण भूमिहीन बेरोजगारी की संख्या काफी बढ़ गई। ऐसे लोगों के कारण इंग्लैंड में मजदूरों की कमी न रही, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही हुआ। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने का श्रेय इंग्लैंड के लोगों को भी जाता है, जो काफी उत्साही और साहसी भी थे। इसके कारण कठिन परिश्रम करने और हर जोखिम उठाने से वो कभी घबराए नहीं, और जिसके कारण कहा जाता है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही हुआ। वालपोल जैसे योग्य अर्थशास्त्रियों के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप अपने विदेशी व्यापार के कारण इंग्लैंड ने वह पूंजी संचित कर ली जो कारखाने खोलने के लिए आवश्यक होते थे। मतलब वहां पे पूंजी का भी अभाव नहीं था, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही हुआ। उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार मैं इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, औद्योगिक क्रांति का अर्थ समझाइए, उसमें ये सब भी आप पॉइंट लिख सकते हैं कि हरग्रीव जी ने 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे सूत तेजी से काटा जाने लगा। ये भी औद्योगिक क्रांति का जो है सो कारण बना। उसके बाद आर्कराइट ने हरग्रीव के चरखे में कुछ ऐसे परिवर्तन कर दिया जो पानी की शक्ति से चलाया जाने लगा चरखा। ये भी औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसके बाद क्रॉम्पटन जो 1776 ईस्वी में ऐसे मशीन का आविष्कार किया जिसमें हरग्रीव्स और आर्कराइट दोनों के आविष्कार के गुण विद्यमान थे और सूत तेजी से और बारीक काटे जाने लगा, और इसलिए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुआ। उसके बाद 1785 ईस्वी में कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया, जिसमें भाप द्वारा सूत काटा जाने लगा और कपड़ा बुना जाने लगा। ये भी औद्योगिक क्रांति का जो है सो कारण बना। ये सब सारे के सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुआ, दूसरे देशों में क्यों नहीं हुआ, तो इतना पॉइंट आप लिख सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में मैं आपको 7 क्वेश्चन बताया हूँ। इसके बाद जो है सो नेक्स्ट वीडियो में
4 से 5 क्वेश्चन जो है सो और मैं इम्पोर्टेंट लेके आऊँगा। इतना क्वेश्चन आप सबसे पहले जो है सो देख लो, उसके बाद जो 4-5 क्वेश्चन बचा है, 4-5 क्वेश्चन का जो है सो मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अब जो है सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।